ओपैम्प मतलब देखिए क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, आप देख सकते हैं सामने ये आपका ब्लॉक डायग्राम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अब भैया ये जो चार्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखो मैं आपको इसको 1 मिनट में याद करवा दूंगा। जैसे हम नेटवर्क थ्योरी में 4 तरीके के सोर्स पढ़ते हैं डिपेंडेंट, तो उनमें से ओपैम्प जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए आप, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज V नॉट ऑफ द गिवन सर्किट। V नॉट वोल्टेज कितना होगा, तो देखो शिमिट ट्रिगर सर्किट बनता है, यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक माना जाता है। क्या माना जाता है, देखो पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव टर्मिनल पे फीडबैक आता है। दोस्तों तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही सॉलिड और धांसू है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इस टॉपिक के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आजकल देखने को मिल रहे हैं और जब भी एग्जामिनर को कुछ नया डालना होता है तो वो ओपैम्प का क्वेश्चन डाल देता है, चाहे वो एई का पेपर हो चाहे जेई का पेपर हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करवाऊंगा। ठीक है, ओपैम्प मतलब देखिए क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, आप देख सकते हैं सामने ये आपका ब्लॉक डायग्राम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। सबसे पहले तो यहीं से क्वेश्चन आता है। तो देखो इसमें क्या होता है, 2 टर्मिनल्स इनपुट में होते हैं, 1 और 2, और 1 टर्मिनल आउटपुट में होता है, ये है आउटपुट टर्मिनल। इनपुट के 2 टर्मिनल्स में एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव वाले को नॉन इन्वर्टिंग और नेगेटिव वाले को इन्वर्टिंग कहते हैं। ठीक, अब ये जो ब्लॉक डायग्राम है ना, ओपैम्प का बेसिकली काम क्या है, उससे हमें इस ब्लॉक डायग्राम के बारे में समझ में आएगा। ओपैम्प का काम होता है किसी भी चीज को एम्पलीफाई करना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये इनपुट क्वांटिटी को एम्पलीफाई कर देता है। तो देखिए इसके सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे आउटपुट स्टेज में क्या लगा हुआ है, एक एम्पलीफायर लगा है, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। तो आउटपुट स्टेज में एक पुश पुल एम्पलीफायर लगा हुआ है मेनली, आपको ये ध्यान रखना है। इनपुट में क्या होगा, तो इनपुट में जो 2 इनपुट हम लोग दे रहे हैं, इन दोनों इनपुट का डिफरेंस लिया जाता है, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, पॉजिटिव में से नेगेटिव वैल्यू को घटाते हैं। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा होगा उसके लिए इनपुट में, और बीच में एक लगा है लेवल शिफ्टर। आपको लेवल को इंप्रूव करना है ना, जो लो लेवल का सिग्नल है उसे हाई लेवल पे लेके जाना है, तो एक लेवल शिफ्टिंग स्टेज। तो सबसे पहले 2 इनपुट को संभालने के लिए एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसके बाद लेवल शिफ्टर, और आउटपुट में पुश पुल एम्पलीफायर। अब ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है इसके 2 स्टेज है, इनपुट और इंटरमीडिएट। जो इनपुट स्टेज है उसमें देखो डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, और यहां पर है डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। बस इतना ध्यान रखना है। तो एक पेपर में पूछा था कि भाई इनपुट स्टेज में सबसे पहले क्या लगा होता है, तो उसने ऑप्शन में दिया था डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, हाँ मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, आज भी आपको बताता हूं कि ये जो 2 फ्री ई बुक्स हैं दोस्तों, है ना, डेटा टू रिमेंबर वाली फ्री ई बुक और इलेक्ट्रिकल सिंबल्स वाली फ्री ई बुक, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि ये देखिए पूरे के पूरे सिंबल्स हैं, इसके टोटल 12 पेज हैं इस वाली ई बुक में, और ये जो डेटा टू रिमेंबर है इसमें काफी सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसमें 7 पेजेस हैं। ये दोनों के दोनों फ्री ई बुक्स हैं, आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है मेरे एप्लीकेशन पे। ये देखिए फ्री ई बुक्स वाले सेक्शन में। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें फ्री मटेरियल का सेक्शन आता है, उसमें ये वाला फोल्डर है, ये दोनों के दोनों डाउनलोड कर लेना। अगर आपको लेटेस्ट पेपर्स डाउनलोड करने हैं तो ये सारे पेपर्स भी अपलोडेड है। ठीक है, चलिए ओपैम्प को देखते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ब्लॉक डायग्राम। अब देखते हैं इसकी आईसी। तो ओपैम्प बेसिकली क्या है, एक आईसी होती है ना, इंटीग्रेटेड चिप होती है, इसमें 8 पिन होती हैं। देखो एक है ऑफसेट, ये इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग, एक पावर की पिन है, एक एनसी सप्लाई आउटपुट, और ऑफसेट नल। तो ऑफसेट ये बेसिकली एरर को बताती है। इसकी 2 पिन हो गई, एक आपका पावर का पिन हो गया, एक सप्लाई का पिन हो गया, एक आउटपुट का और 2 इनपुट का, और एक ये एनसी पिन है। तो टोटल 8 पिन का ओपैम्प होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कोड 741। तो 741 इसका नाम है जो इंडस्ट्री के हिसाब से है। तो ओपैम्प को 741 के नाम से बुलाया जाता है, 741 इसको कोड असाइन किया है। चलो 8 पिन का है ये, समझ में आ गया, बढ़िया। अब भैया ये जो चार्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखो मैं आपको इसको 1 मिनट में याद करवा दूंगा। सबसे पहले आप समझो, ओपैम्प के अंदर जो इनपुट है उसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, और जो आउटपुट है उसका रेजिस्टेंस होता है 0। हम इनपुट में कोई भी नॉइज नहीं चाहते।
इनपुट में कोई भी नॉइज नहीं चाहते तो हम रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रख देते हैं, और आउटपुट में कोई रुकावट आनी नहीं चाहिए तो जीरो रेजिस्टेंस। तो देखो इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो। अब हम कितना गेन चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कितना एम्पलीफाई करें, तो आइडियली कितना करेगा, इनफाइनाइट एम्पलीफाई कर देगा, है ना। बैंडविड्थ हम कितनी चाहते हैं, इनफाइनाइट चाहते हैं। सीएमआरआर कितना चाहते हैं, इनफाइनाइट। स्लीव रेट कितना चाहते हैं, इनफाइनाइट। केवल एक ही चीज मेनली जीरो है, दैट इज आउटपुट रेजिस्टेंस। सर इसमें और भी तो जीरो है, बिल्कुल है। वो क्या है मेरे दोस्त, देखो ऑफसेट वोल्टेज एंड ऑफसेट करंट, ये भी जीरो है। सर ये ऑफसेट मतलब क्या होता है, एरर। एरर कितना होना चाहिए, आइडली जीरो। और क्या होता है जीरो, आउटपुट रेजिस्टेंस, बाकी सब इनफाइनाइट। खत्म खेल। प्रैक्टिकल वैल्यू देखिए इनकी, देखो प्रैक्टिकल वैल्यू के लिए आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है, 1 मेगा। 1 मेगा मतलब 10 की पावर 6। अब देखो ये वैल्यू किस किस की है, ओपन लूप गेन की वही है, इसकी इनपुट रेजिस्टेंस की वही है, जो आपकी बैंडविड्थ है ये भी लगभग लगभग मेगा हर्ट्ज ही है कि नहीं। और यहां देखिए ये भी 10 की पावर 6 है, ये 106 नहीं है। सीएमआरआर ये भी लगभग वही है, 10 की पावर 6। इसको डीबी में करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो ओपन लूप गेन 10 की पावर 6, इनपुट रेजिस्टेंस, बैंडविड्थ एंड आपका सीएमआरआर, सब कुछ आपका 1 मेगा है। स्लीव रेट की बात करेंगे तो लगभग लगभग आप इसको 100 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड लिख लो, इतना होता है ये। और ये ऑफसेट वैल्यू से बहुत ही कम है, 2 मिली वोल्ट 20 नैनो एम्पियर। आपको मेनली याद रखना है मेरे दोस्त, एक ये, एक ओपन लूप गेन, एक आउटपुट रेजिस्टेंस काफी कम होता है, और बैंडविड्थ लगभग लगभग, और एक सीएमआरआर। खेल खत्म इस कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है। लगभग सारी वैल्यूज 10 की पावर 6 है या 1 मेगा। अब बात करते हैं ओप एम्प के अंदर। देखो जैसे हम नेटवर्क थ्योरी में 4 तरीके के सोर्स पढ़ते हैं डिपेंडेंट, तो उनमें से ओप एम्प जो है वो कौन सा है, तो यहां पर देखिए आप, इसमें प्लस और माइनस लिखा है, तो ये प्लस और माइनस है, तो वोल्टेज सोर्स है ये, और वोल्टेज से ही कंट्रोल्ड हो रहा है। तो ओप एम्प इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ओप एम्प एम्पलीफायर वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है। ऑल्सो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर है, तो देखिए हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में गेन डिफाइन करते हैं। गेन, गेन मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। इनपुट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, तो वी नॉट अपॉन वी डी। गेन हो गया ए, तो आउटपुट वोल्टेज आता है ए इंटू वी डी। बस वही तो लिखा है, ए इंटू वी डी, ए इंटू वी डी। वी डी मतलब V1 माइनस V2। ऑब्वियसली बात है V1 पॉजिटिव का वोल्टेज होगा, V2 नेगेटिव का वोल्टेज होगा। खत्म खेल। ये आइडियल ट्रांसफर कर्व है ये ओप एम्प का। इसमें बस ये दिखा रहा है कि ये इनपुट के हिसाब से ओप एम्प कैसे वेरी करेगा। तो देखो ओप एम्प इस रीजन में ऑपरेट करता है दोस्तों, इस रीजन में। ये जो रीजन है ओप एम्प का, ये लीनियर रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, लीनियर। ओप एम्प इसमें ऑपरेट करता है, ठीक है। इसके आगे सैचुरेशन हो जाएगा पॉजिटिव, और इसके आगे सैचुरेशन हो जाएगा नेगेटिव, पीछे इसके पीछे। चलो अब ये वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट है, इसी के थ्रू सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जो भी न्यूमेरिकल पार्ट आता है। क्या होता है वर्चुअल ग्राउंड, बड़ा ही सिंपल है। ये इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ओप एम्प का, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ओप एम्प का, इस नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज है, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ये है। ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के लिए। तो V प्लस बराबर होता है V माइनस के। बस इतना सा ही होता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल के बराबर रहता है। इसको वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मतलब क्या होता है सर, शॉर्ट सर्किट। बिल्कुल। तो देखो यहां पे लिखा है गोल्डन रूल अबाउट ओप एम्प। ओप एम्प मोस्टली आइडियल ओप एम्प होते हैं। जनरली हम जो कंसिडर करते हैं ना, जो पढ़ते हैं, जिनको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आइडियल ओप एम्प के सॉल्व करते हैं, जिसमें ओपन लूप गेन और इनपुट रेजिस्टेंस दोनों इनफाइनाइट है। वर्चुअल ग्राउंड जो कंसेप्ट है वो किस पर एप्लीकेबल है, आइडियल पर, और ऐसा ओप एम्प जिसमें नेगेटिव फीडबैक हो। ये देखो अगर ये रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये वाला रेजिस्टेंस, ये कहां कहां कनेक्ट है, आउटपुट से लेके इस टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कनेक्ट है। आउटपुट से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, इसे हम लोग नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। अभी मैं आपको करवाऊंगा ये आगे भी। फिर ये लिखा है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट नॉट एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव फीडबैक, ओपन लूप, इन सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 2 केस में एप्लीकेबल है,
नेगेटिव फीडबैक हो एंड आइडियल ऑप एम्प। बस आ जाओ, अब ऑप एम्प के सारे सर्किट करवा देता हूं। सबसे पहला सर्किट है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसका क्या मतलब होता है? मतलब यह है मेरे भाई कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया गया हो। इन्वर्टिंग टर्मिनल ये रहा, ये नॉन इन्वर्टिंग है, इसको ग्राउंड कर दिया है, इन्वर्टिंग पे इनपुट लगाया है VI, तो इसका हमें गेन निकालना है, ओपन लूप गेन। कैसे निकलता है गेन? ए ओपन लूप बराबर आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ये क्या होता है? तो माइनस लगा दो, इन्वर्टिंग है ना, नेगेटिव है तो माइनस लगा दो, फीडबैक रेजिस्टेंस ये वाला, इनपुट रेजिस्टेंस ये वाला, इन दोनों का रेशियो ले दो। बस ये आ गया ओपन लूप गेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। इसी तरीके से नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसका ओपन लूप गेन क्या होगा? देखो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब इनपुट कहां लगाया है? तो देखो प्लस टर्मिनल पे इनपुट लगाया है और माइनस टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया है, इस पे कोई भी इनपुट नहीं लगाया। इसका ओपन लूप गेन कैसे होता है? तो इसके लिए 1 लगते हैं, प्लस लगाते हैं और फिर से वही फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस का रेशियो RF अपॉन R1। तो ये वैल्यू कैसी आ रही है दोस्त? सर इसका गेन आ रहा है पॉजिटिव और इसका गेन कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो जब भी गेन नेगेटिव आ जाए तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है और पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और देखो ये इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे इनपुट है और ये सारे माइनस वाले टर्मिनल पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है। इसको कैसे करें? इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, बस सुपरपोजिशन थ्योरम लगनी है। कैसे? आप इन दोनों को हटाओ, केवल इसको ले लो। तो क्या लिख दोगे? V01 बराबर माइनस का, मतलब V01 अपॉन V1 बराबर माइनस का फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, माइनस का RF अपॉन R1। फिर दूसरा ओपन लूप गेन ले लीजिए, ये A1 मान लीजिए, A2 कितना हो जाएगा? V02 अपॉन V2 बराबर माइनस का RF अपॉन R2। फिर A3 मान लीजिए, V03 अपॉन V3 बराबर माइनस का RF अपॉन R3। यहां से आप आउटपुट वोल्टेज निकाल लीजिए तीनों का, माइनस RF अपॉन R1 इंटू V1 माइनस RF अपॉन R2 इंटू V2 एंड माइनस का RF अपॉन R3 इंटू V3। तो बड़ा ही सिंपल है दोस्त, V01, V02, V03 हमने तीनों वोल्टेजेस निकाल लिए। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है? आउटपुट वोल्टेज इन तीनों का सम होगा, बस खत्म। V0 हो जाएगा V01 प्लस V02 प्लस V03, क्योंकि हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन RF अपॉन R1 इंटू V1 प्लस RF अपॉन R2 इंटू V2 प्लस RF अपॉन R3 इंटू V3। यहां पर V3 कर लीजिए। ये हो गया मेरे दोस्त आपका इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। इसको समिंग एम्पलीफायर क्यों कह रहे हैं, समझ गए ना? बिल्कुल भाई, क्योंकि सारे के सारे वैल्यूज ऐड हो जा रहे हैं इस वजह से, और इन्वर्टिंग है इसलिए माइनस का आ रहा है आउटपुट वोल्टेज। ये दोस्तों बड़ा ही स्पेशल सा सिंपल सा सर्किट है, दिख रहा है यहां पे देखो, पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज लगाया तो ये नॉन इन्वर्टिंग टाइप का है और इसमें ना तो कोई फीडबैक रेजिस्टेंस है ना कोई इनपुट रेजिस्टेंस है। जो यहां का वोल्टेज है वही यहां पर आ रहा है, तो इसको कहते हैं वोल्टेज फॉलोअर, जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता और पॉजिटिव पे इनपुट होता है। इसको वोल्टेज फॉलोअर कहते हैं। क्यों? क्योंकि आउटपुट वोल्टेज यहां पर इनपुट वोल्टेज इसके बराबर है, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर है, तो इसका गेन आ जाएगा 1। इट इज अ वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, सिंपल। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको 4 ऐसे सर्किट कराऊंगा और ऐसी ट्रिक बताऊंगा, सीधे के सीधे आपको याद हो जाएगा। देखो हमारे ओप एम्प में 4 सर्किट होते हैं, एक इंटीग्रेटर, एक डिफरेंशिएटर, फिर एक होता है लॉगरिथमिक, एक एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। इन चारों में क्या क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल है। देखो जो इंटीग्रेटर है ना, उसमें आर पहले सी बाद में, तो इट इज अ आरसी सर्किट। जो डिफरेंशिएटर होता है उसमें सी पहले आर बाद में, इट इज अ सीआर सर्किट। फिर लॉगरिथमिक में आर पहले डायोड बाद में, तो इट इज अ आरडी सर्किट। और एंटी लॉग में देखो डायोड पहले आर बाद में, तो इट इज अ डीआर सर्किट। बस। तो इंटीग्रेटर में इंटीग्रेटर क्यों है? क्योंकि मेरे दोस्त इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो इसको आप हटा दो, इसकी जरूरत नहीं होती क्वेश्चन में।
इसको फिर से लिख देता हूं, आउटपुट वोल्टेज आता है -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। डिफरेंशिएटर को डिफरेंशिएटर क्यों कहते हैं? क्योंकि डिफरेंशिएटर है। माइनस का RC डी ऑफ VI/dt, तो इनपुट को डिफरेंशिएट कर दिया, इसीलिए डिफरेंशिएटर है। तो इंटीग्रेटर RC हो गया, डिफरेंशिएटर CR हो गया, लॉगरिथमिक RD हो गया RD। इसको लॉगरिथमिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आउटपुट वोल्टेज देखो ln टर्म्स है, ln के टर्म्स में है। इसकी इक्वेशन याद करनी है क्या सर? इक्वेशन की जरूरत नहीं है। और एंटी लॉग एम्पलीफायर में डायोड पहले R बाद में, तो यहां पर ये देखिए e की पावर में है, ये एंटी लॉग हो जाता है अपॉन ईटा VT। इनकी इक्वेशन की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, पढ़ाई कभी वेस्ट तो जाती नहीं है भाई, ठीक है। चलिए, ये 4 तरीके के सर्किट हो गए। ये इनका मैंने एक चार्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है कि इनपुट कंपोनेंट रेजिस्टेंस, फीडबैक में कैपेसिटर, तो इंटीग्रेटर होता है जिसको कि लो पास फिल्टर भी कहते हैं, ये लो पास फिल्टर होता है इंटीग्रेटर। कैपेसिटर रजिस्टर तो डिफरेंशिएटर, ये हाई पास फिल्टर, रजिस्टर डायोड RD, लॉगरिथमिक DR, एंटी लॉगरिथमिक। ये आपके 4 तरीके के सर्किट हो गए भाई। 1-2 तरीके के और बचते हैं। देखिए, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का है, इसका नाम है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यहां पर नेगेटिव पे और पॉजिटिव पे दोनों पर वोल्टेजेस लगे होते हैं, देखो V1 एंड V2। तो है भी बड़ा आसान। करना क्या है आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहां पर एक बार V1 को ले लेना है, V2 को हटा दो। मान लो V2 भूल गए हम, केवल V1 लिया है, और ये देखिए नेगेटिव पे फीडबैक आ रहा है, ये इनपुट का रेजिस्टेंस हो गया। तो आप इसके लिए वोल्टेज निकाल लो, नेगेटिव के लिए कैसे निकालोगे? माइनस का R2/R1। वैसे तो V01/V1 होता है, लेकिन ये V1 इधर चला जाएगा। किया था ना अभी थोड़ी देर पहले समिंग एम्पलीफायर में, बस। तो आउटपुट वोल्टेज बराबर फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन R1 इंटू V1। इसी तरीके से अब आप क्या करो, अब आप मेरे दोस्त V1 को हटा दो, तो अब आपके पास क्या बचेगा? केवल V2 बचेगा। अब ये जो V2 इनपुट है, आपको बेसिकली क्या करना होता है? देखिए दोस्त, देखिए एक बार समझिए, यहां पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आपको जो वोल्टेज चाहिए होता है ना, ये VI, ये इधर चाहिए होता है प्लस वाले टर्मिनल पे, मतलब प्लस वाले टर्मिनल के बगल में ये वोल्टेज होना चाहिए, समझ गए? अब यहां देखोगे तो प्लस वाले टर्मिनल के बगल में, मतलब इस जगह, ये है आपका V+, ये आपको निकालना होगा बस। ये कैसे निकालोगे? तो देखो ये कैसे निकालोगे, आपका ये V2 है, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। इसको आप मान लो एक सिंपल ऐसा सर्किट, इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया V+, और ये हो गया R3, ये हो गया R4। यहां पे वोल्टेज डिवीजन लग जाएगा सिर्फ, क्या लग जाएगा इस जगह? वोल्टेज डिवीजन। तो V+ कैसे आ जाएगा? V2 इंटू R4/R4 प्लस R3। तो जो आपका दूसरा वोल्टेज बनेगा V02, सुपर पोजिशन के थ्रू कर रहे हैं ना, इसको हटा दिया, केवल हम V2 वाले को कंसिडर कर रहे हैं। तो V02 बराबर आएगा V02/V+, आउटपुट अपन इनपुट, बराबर 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन R1, तो 1 प्लस R2/R1। और V02 की जगह हम लिख देंगे, दिख रहा है ना आप लोगों को? यहां पे कर लेता हूं मैं, यहां पे लिख लेता हूं, V02 की जगह अगर हम लिख देंगे कितना, 1 प्लस R2/R1, तो यहां पर आ जाएगा V+ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, है ना। V+ की जगह हम लिख देंगे इस इक्वेशन को, तो यह आ जाएगा R4/R3 प्लस R4 इंटू V2, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? तो ये देखिए ये इक्वेशन बन गई, ये V01 आ गया और ये V02 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, V0 आ जाएगा, ये देखो लिखा हुआ है, माइनस का R2/R1 V1 प्लस का 1 प्लस R2/R1 इंटू R4/R3 प्लस R4 V2। देखिए लिखा है ना, ये इक्वेशन बन गई आपकी डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। बस सुपरपोजिशन का यूज करके हमने दोनों को इंडिविजुअली निकाल लिया, एक बार इन्वर्टिंग का केस, एक बार नॉन इन्वर्टिंग का केस। अब इसमें एक स्पेशल केस और बनता है, वो क्या है कि अगर R2/R1 का रेशियो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाए, तो फिर ये देखिए ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर बन जाएगा। V0 बराबर R2/R1, तो V0 बराबर कितना? R2/R1 इंटू V2 माइनस 1।
V2 आपका प्लस वाला वोल्टेज है, V1 नेगेटिव वाला वोल्टेज। ये आपका पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ ऑप एम्प का हिसाब किताब खत्म। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। ये देखिए, सबसे पहला है आपका व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज V नॉट ऑफ द गिवन सर्किट। V नॉट वोल्टेज कितना होगा? तो देखो, ये आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, एक VA है एक VB है। तो जो इन्वर्टिंग इनपुट है उसके लिए तो VA वोल्टेज हो गया, और जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसके लिए हमें वोल्टेज बस निकालना होगा। तो यहां पर क्या लगाते हैं मेरे दोस्त? वोल्टेज डिवीजन। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या है सर? सीरीज में, तो इनमें वोल्टेज डिवीजन लग जाता है। देखो, इस सर्किट को ऐसे बना लेना होता है, ऐसे। ये है VB और इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया V प्लस। ये 50 के और ये 50 के। तो बताओ भाई, वोल्टेज डिवीजन लगेगा तो कितना आ जाएगा सर? ये तो VB/2 आ जाएगा, क्योंकि आधा आधा डिवाइड हो जाएगा दोनों के अक्रॉस, तो VB/2। आपको क्या करना है? सबसे पहले VA को कंसिडर करना है। तो V01 डिवाइड बाय VA बराबर माइनस टाइम्स ऑफ दिस अपॉन दिस। माइनस का 250 अपॉन 50, तो ये आ गया माइनस का 5, तो V01 आ गया माइनस का 5 VA। इसी तरीके से दूसरा वाला केस लगा लो। अब इसको कंसिडर कर लीजिए, इस वाले को। तो V01 अपॉन V प्लस बराबर 1 प्लस RF अपॉन R1, 250 अपॉन 50। तो ये आ गया मेरे दोस्त 6। V01 बराबर आ जाएगा 6 इंटू V प्लस। तो V प्लस की जगह क्या लिख देंगे? VB/2। ये आ जाएगा 3VB। तो फिर कितना आ गया? अच्छा, इसको V02 लिख दीजिए, ये सेकंड केस मान लीजिए इसको। तो देखो टोटल वोल्टेज कितना आ गया, इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। माइनस का 5VA प्लस का 3VB, आंसर इज B। इतना अच्छा तगड़ा क्वेश्चन आपका ऐसे ढेर हो जाता है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए, ये समिंग एम्पलीफायर का क्वेश्चन है। इसमें नेगेटिव टर्मिनल पे तीनों वोल्टेजेस दे रखे हैं। क्या करते हैं? माइनस RF अपॉन R1 60 अपॉन 20 इंटू ये वाला वोल्टेज, प्लस एक और केस ले लेते हैं, माइनस 60 अपॉन 40 इंटू 2, है ना। माइनस का 60 अपॉन 40 इंटू 2, प्लस एक और केस ले लेते हैं, माइनस का 60 अपॉन 60 इंटू 3। 60 अपॉन 60 इंटू 3। तो देखिए कितना आ जाएगा ये आउटपुट वोल्टेज बराबर माइनस का 3, 2 से 20 बार में, ये भी माइनस का 3 और ये भी माइनस का 3, तो माइनस का 9 वोल्ट आपका ये वाला आंसर आ गया समिंग एम्पलीफायर का। An op amp contains a capacitor in feedback path and a resistor in input branch। तो रजिस्टर इनपुट में है, पहले रजिस्टर है, और कैपेसिटर फीडबैक में है। तो ये है RC सर्किट, और RC सर्किट क्या होता है? इंटीग्रेटर होता है। समझ गए? दैट इज लो पास फिल्टर। पहले R बाद में C, मतलब पहले इनपुट में R बाद में फीडबैक में C, है ना। यही तो कह रहा है, रजिस्टर इनपुट में, कैपेसिटर फीडबैक में, तो RC हो गया, दैट इज इंटीग्रेटर, लो पास फिल्टर। याद हुआ ना? खतरनाक। एन आइडियल ऑप एम्प इज एन आइडियल क्या होता है? VCVS, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो आंसर इसका D हो जाएगा, C नहीं D। डिफरेंशिएटर में फीडबैक एलिमेंट में क्या आता है बताओ? डिफरेंशिएटर इज अ CR सर्किट, जिसमें R आता है फीडबैक में, C आता है इनपुट में। पहले C आ गया फीड इनपुट और फिर R आ गया फीडबैक, तो फीडबैक में रजिस्टर आता है। नॉइज ऑफ एन आइडियल एम्पलीफायर, खुद ही बताइए नॉइज अच्छी है या बेकार? सर नॉइज तो बेकार है, तो आइडियल के लिए नॉइज क्या होनी चाहिए? 0। एक और क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन बिलो द आउटपुट एट B इज। A पर साइनसोइडल इनपुट लगाया है, B पर आउटपुट कैसा है? देखिए यहां भी रजिस्टर, यहां भी रजिस्टर, ना तो कोई इंटीग्रेटर, ना कोई इंटीग्रेटर है, ना कोई डिफरेंशिएटर है, ना कुछ है। सिंपल एक ऑप एम्प है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। देखिए माइनस टर्मिनल पे इनपुट लगाया है, तो इट इज अ इन्वर्टर। बेसिकली ये इन्वर्ट कर देगा हमारे सप्लाई को। इन्वर्ट कर देगा मतलब माइनस कर देगा, माइनस कर देगा मतलब ये जो वेवफॉर्म प्लस माइनस है, अब ये वेवफॉर्म हो जाएगी उल्टी, इन्वर्टर माइनस प्लस, तो आंसर हो जाएगा A। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें बोला है अज्यूम करना है आइडियल ऑप एम्प फॉर 2 वोल्ट पीक टू पीक साइनसॉइडल इनपुट विद अ 0 DC कंपोनेंट, द आउटपुट V0 इज अ, है ना। एक आइडियल ऑप एम्प के अंदर
हम लोग 2 वोल्ट का पीक टू पीक साइनोसोडल इनपुट ले रहे हैं। तो ये जो इनपुट है आपका, इट इज अ साइनोसोडल इनपुट ऑफ 2 वोल्ट पीक टू पीक। यहां पर +1, यहां पर -1। अभी तो इसकी इनपुट पीक टू पीक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 वोल्ट हो जाएगी। ये इनपुट है, 0 डीसी है। आउटपुट कैसा आएगा, ये V0 आउटपुट कैसा आएगा? एक्चुअली में क्या है, देखो यहां पर क्या है ना, आपको कुछ भी नहीं दिया है, आपको ये 12 वोल्ट और -12 वोल्ट दिया है। जब भी आपको ये वोल्टेज देते ना दोस्तों, तो इस वोल्टेज को हम लोग मानकर क्या कहते हैं, ये है शिमिट ट्रिगर। इसको बोलते हैं शिमिट ट्रिगर, ठीक है। मतलब ये एक अलग टाइप का सर्किट बनता है। ये देखो, ये शिमिट ट्रिगर सर्किट बनता है। यहां पर पॉजिटिव फीडबैक माना जाता है। क्या माना जाता है, देखो पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव टर्मिनल पे फीडबैक आता है। तो अगर ये शिमिट ट्रिगर का केस है, तो आप बस याद रखिए कि शिमिट ट्रिगर में जो इनपुट होता है वो साइनोसोडल है और आउटपुट होती है आपकी स्क्वायर वेव। शिमिट ट्रिगर में इनपुट होता है साइनोसोडल, तो आउटपुट कैसी होती है मेरे दोस्त, स्क्वायर वेव होती है। देखिए 2 तरीके के शिमिट ट्रिगर दिए हैं। पॉजिटिव टर्मिनल पर यहां पर फीडबैक आया है और इनपुट दे रखा है नेगेटिव पे, तो इन्वर्टिंग शिमिट। और अगर इनपुट हम दे रखे पॉजिटिव पे, तो नॉन इन्वर्टिंग शिमिट। शिमिट ट्रिगर बस क्या होता है, जब फीडबैक रेजिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से दिया जाए। इससे पहले तो हम जितने भी सर्किट देखे थे, उन सब में फीडबैक जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल पे होता है, ठीक है। चलिए, तो स्क्वायर वेव मिलेगी, मतलब इसके आउटपुट से हमें स्क्वायर वेव मिलेगी। इतना सा कहना था इसका। अब यहां पे लगाए देखो R और C, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटर। अब आप ही बताओ, स्क्वायर वेव का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर, स्क्वायर वेव को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ट्रायंगुलर वेव मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रायंगुलर वेव। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन उड़ा लिया हमने। एक और क्वेश्चन, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपैम्प 741। तो ये 741 नंबर जरूर याद रखना है ना। AK 147 होता है ना, धाए 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 खत्म खेल। 147 AK 147 का AK 47 होता है वो। तो अब इसको याद रख सकते हो आप 741 के नाम से। वैसे तो AK 47 होता है वो। बोल रहा है फ्रीक्वेंसी कितना होगा ओपैम्प 741 का। तो मैंने आपको क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी को आप याद रखो बैंडविड्थ से। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बात कर रहा है, बैंडविड्थ की बात कर रहा है। तो आइडियली बैंडविड्थ होती है इनफाइनाइट, और वैसे बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, 1 मेगाहर्ट्ज के आसपास, 1 मेगाहर्ट्ज के आसपास। मैंने आपको वहां पे 5 बताया था, लेकिन ये लगभग 10⁶ में चलता है और सारी की सारी वैल्यूज उससे बड़ी हैं। ये 10�7 हो जाएगा, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा, 1 मेगाहर्ट्ज आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिजिटल लॉजिक डिवाइस, जिसको कि बफर की तरह यूज करते हैं। वोल्टेज फॉलोअर या बफर एक ही चीज होती है। बफर को ही क्या कहते हैं मेरे दोस्त, वोल्टेज फॉलोअर। तो कोई भी ओपैम्प हो, उसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इनफाइनाइट आइडियली, और आउटपुट रेजिस्टेंस आइडियली 0। तो प्रैक्टिकली बात कर लेंगे तो हाई इनपुट इंपेडेंस एंड लो आउटपुट इंपेडेंस। और कुछ भी है, बिल्कुल। A rectangular pulse is passed through a LPF, लो पास फिल्टर। एक रेक्टेंगुलर पल्स को हम लोग लो पास फिल्टर से गुजार रहे हैं। लो पास फिल्टर क्या है मेरे दोस्त, इंटीग्रेटर। और आप ही बताओ, अगर रेक्टेंगुलर पल्स देंगे इंटीग्रेटर को, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, रेक्टेंगल का इंटीग्रेशन, बोले तो ट्राइंगुलर। फिर से ट्राइंगुलर आंसर हो जाएगा इसका। और यहां पे हमारा ये लेक्चर हुआ समाप्त, खत्म खेल। ओपैम्प इस तरीके से आप लोग पहले तो कभी रिवाइज नहीं किए होंगे, जहां तक मुझे लगता है मेरे दोस्त। तो अगर आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ में आ गया है और प्रॉपर तरीके से आपका रिवीजन हो गया और बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली है, तो मेरे दोस्त सबसे पहले आप इस वीडियो पर लाइक ठोको और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कंटेंट पसंद आया कि नहीं। और इसके अलावा अगर आपके कोई रिकमेंडेशन है किसी टॉपिक पर, तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, ठीक है। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करिए। इस कंटेंट को कोने कोने तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में पहुंचाइए, अपने जूनियर्स को शेयर करिए, और इस वीडियो को जितना आप लोग प्यार देंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।